स्वागत है आपका एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश पर। और अब इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो उसमें निवेशकों को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और आगे की आपकी जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, मनोज शेनॉय, को फाउंडर और सीईओ बगल रॉक कैपिटल, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनोज जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा। जिस तरह से हमने देखा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है बाजार के अंदर, बाजार में उतार चढ़ाव भी है। परसों हमने देखा था मार्केट ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिया, फिर का उतार चढ़ाव दिखा और ये उतार चढ़ाव बना हुआ, इसमें निवेशकों के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है और इसके साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। तो आप हमें अगर डेटा के साथ बता पाए कि जब जब इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है या वॉर लाइक सिचुएशन हुई है पास्ट के अंदर, तो बाजार पे उसका कितना असर पड़ता है और वहां से आगे बाजार का कैसा प्रदर्शन रहता है। थैंक यू अनुराग। और अभी तक दो इवेंट हुआ है पिछले 2-3 महीने में। सो वन इज द टैरिफ टेंट्रम, वो जो यूएस प्रेसिडेंट ने चालू किया था, और दूसरा अनएक्सपेक्टेड था वो पहलगाम का जो इवेंट हुआ और उसके बाद जो जो भी हुआ। सो एक पहले वाला तो अनसर्टेनिटी एक्चुअली रिजल्टेड इन एडवांटेज टू इंडिया। अब ट्रंप का अगर बॉडी लैंग्वेज देखा है इन द लास्ट 2 months, he has never been negative on India. While he was going after China, Vietnam and a couple of other large exporters, इंडिया के बारे में 10% किया था और 90 दिन तक उसने टाइम दिया है टू डू द सेटलमेंट एंड स्टफ लाइक दैट। सो वी बिलीव दैट ट्रम्प टैंट्रम और टैरिफ का जो टैंट्रम है will actually turn into a positive into India, and we believe that पिछला 10 साल 20 साल 30 साल का जो भी आप देखेंगे, it has always been a advantage for exporters. अभी अगला 10 साल और 20 साल अगर आप देखेंगे, जो ट्रम्प जो कर रहा है should be beneficial for importers. And India, if you look at it, we are actually net importers, not net exporters, number one. So we will be beneficiaries, and we will benefit much more than what China, Vietnam, Korea and others will do. So that is number one. So nothing to worry in terms of Trump tariffs. The second most important बात जो है इस पुलवामा का जो हुआ और उसके बाद जो अग्रेशन हम लोग ने दिखाया और अभी सीज फायर हुआ है। आप अगर पिछला 4-5 जो ऐसा सिमिलर सिचुएशन टेरर अटैक्स अगर देखेंगे, देयर हैव बीन 3-4 अटैक्स। सो वन इज कारगिल वॉर व्हिच हैपेंड, वन इज उरी, वन इज सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर दैट, एंड मुंबई अटैक 26/11। इसमें whenever these things have happened, we have seen the markets falling maximum up to 7%. 7-8% तक गिरा है, and there has always been a panic for the 2-3 days, 4 days, 5 days जो भी है। अगर आप एक महीने के बाद in all these 4 terror attacks और subsequent war like situation, अगर इंडेक्स को देखेंगे तो anything between 1% to 10% the markets have gone up within 1 month. So initially जो market गिरता है वो it is because of the panic and people add 1+2 and then they think that it is a long term. But once it gets sort of settled, then the markets stabilize and goes up, and then it works on fundamentals. And in all these 4 events आप अगर देखेंगे, एक साल के बाद only once the market has been negative,
otherwise, out of 5 times, 4 times the markets have been positive in the next 1 year after the event has happened, and the returns have been -1% in 1 year to maximum of around 81% return at the end of 1 year. So my sense is that जो investor है उनको खाली they have to keep a look at their asset allocation and the quality of underlying what they own and the quality of the managers what they have. So अगर ये उनका ठीक ठाक है and as long as they're holding on to good quality underlying stocks है या mutual fund है जो भी है, they have nothing to worry, and then the markets will go as per the earnings going forward, and that is how the को returns चिंता will करने की happen. जरूरत नहीं है। और आपने 5 सिचुएशंस बताई, जब 2008 का मुंबई का हमला हुआ हो, कारगिल का युद्ध रहा, उरी की जो स्ट्राइक थी, इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अभी का जो स्थिति है। लेकिन बाकी की जो 5 स्थितियों के बाद मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 7% गिरे हैं और उसके 1 साल बाद जो मार्केट है वो पॉजिटिव में ही रही है, केवल एक अपवाद रहा है। ये मनोज जी ने काफ़ी विस्तार से डेटा के साथ हमारे दर्शकों को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एसेट एलोकेशन है उसे जारी रखिए, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन हुई है, क्योंकि पहलगाम के बाद बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा और निवेशकों के मन में एक तरह से घबराहट है, लेकिन ऐसे इसी तरह के पिछले 5 और इंसिडेंट भी बाजार ने देखे हैं और उस 5 में से 4 इंसिडेंट के अंदर डेटा बता रहा है कि बाजार के अंदर पॉजिटिव रिटर्न रहा है, इसलिए निवेशकों को निवेशित रहना चाहिए। पंकज मटवाल, आपके तो कई सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप अगर हमें हमारे दर्शकों को बता पाए कि क्लाइंट्स के मन में अभी किस तरह के सवाल है, क्योंकि क्लाइंट्स आपके पास जो सवाल लेके आते होंगे, आप उन्हें कैसे टैकल कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक सवाल है क्लाइंट का, तो अगर वो क्लाइंट है तो हमारी बात मानेगा और उनको हम गाइड भी करते हैं। बट इन जनरल अगर बात की जाए तो जैसा मनोज जी बता रहे थे, देखिए एसेट एलोकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है तो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड, यानी कि एक डर भी रहता है मन में और लालच भी आता है, और उसके चलते हुए आपका जो एसेट एलोकेशन है वो बिगड़ जाता है। आप अगर देखेंगे, पिछले हमने देखा कि जैसे ही चाइना के ऊपर हाई टैरिफ इंपोज किया यूएस ने, तो एफआईआई का इंटरेस्ट चाइना में कम हो गया और यूएस में बढ़ गया। ये इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ गया और हमने सडन देखा कि इंडिया में एफआईआई वापस आ गए। लेकिन फिर से जैसे ही सेटलमेंट हुआ यूएस और चाइना के बीच में, उसके बाद फिर से एफआईआई ने कल पैसा निकाल लिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है पता करने कल क्या होने वाला है। आपने सोचा कि अब ठीक है, हमने देखा कि 15 सेशन में अच्छा रैली हो रही है इंडिया में और आपने निवेश बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सडनली कुछ चीजें चेंज हो गई और उसके बाद फिर से मार्केट गिर गए। या हम बात करें, चाहे जैसे बात हो रही थी कि जो वॉर सिचुएशन एक शुरू हो गई थी या लग रहा था, उसमें घबराहट थी, फिर सीज फायर हुआ और उसके बाद फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया। तो होता यह है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते और उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपने निवेश किया सही तरीके से तो फायदा भी हो सकता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट यही है कि एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए। तो जो सवाल था आपका कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल ये बात तय है कि इन्वेस्टर्स के मन में बड़ी दुविधा है कि ऐसे में करें तो क्या करें, कि हम अगर निवेश ना करें और मार्केट में तेजी आए तो हम रह जाएंगे, उस फायदा नहीं ले पाएंगे उसका। लेकिन उसके विपरीत यदि हम ज्यादा निवेश करते हैं और सिचुएशन बदल जाती है तो नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपना जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, आप घूमने जा रहे हैं उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है या आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तो अलग अलग स्थिति में अलग तरह का रिस्क लिया जा सकता है। इन सब बातों के आधार पर यदि आप एसेट एलोकेशन मेंटेन करेंगे हर एसेट स्थिति में, एलोकेशन तो को ही आप सही रखना है, एसेट एलोकेशन अपने गोल के हिसाब से करे। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जब एसेट एलोकेशन की बात होती है तो अभी की मौजूदा स्थिति के अंदर किस तरह का एसेट एलोकेशन रखना चाहिए, और आपने
तो स्टडी करी होगी, वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो फंड्स हैं जो पूरी तरह से लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर कहां पर वैल्यूएशन आपको महंगे लग रहे हैं और कहां पर वैल्यूएशन अभी सस्ते हैं? आज का दिन में अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 22.7 टाइम्स है पीई मल्टीपल। अगर आप 10 साल का एवरेज देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.7। मतलब ये इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव, इट इज नॉट टू चीप, बट इट इज फेयर वैल्यू। मतलब अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना है तो they can look at putting their money in large cap with least amount of downward risk based on the valuation. अगर मिड कैप और स्मॉल कैप अगर देखेंगे, दोनों इंडेक्स का पी मल्टीपल जो है अभी भी 10 साल का एवरेज से बहुत ऊपर है। सो वी आर एडवाइजिंग कॉशन, लिटिल बिट ऑफ कॉशन ऑन मिड एंड स्मॉल कैप फॉर न्यू इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग इन। उनके लिए जो भी इन्वेस्टेड पैसा है उसको छोड़ दीजिए, उसमें जो मिड और स्मॉल कैप में जो है उसमें आप कंटिन्यू कीजिए। नया जो पैसा अगर आपको डालना है उसको आप लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, और दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास भी अगर गोल्ड का एक्सपोजर नहीं है और if today they want to do the allocation, they can actually start buying into even at current value. जब भी uncertainty होता है in the world, gold will be a safe asset class, and with the dollar showing a little bit of weakness, मेरे ख्याल से gold will be strong to positive over the at least 1-2 साल के लिए पॉजिटिव होगा। सो जो भी है उसमें और लार्ज कैप में आप एसआईपी और एसटीपी जारी रख सकते हैं। में आप एसआईपी एसटीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी, जो नए निवेशक हैं और जिनका हॉरिजन है, यंगस्टर हैं जो अगले 25 साल 30 साल का हॉरिजन लेके चल रहे हैं, उनको भी क्या सलाह रहेगी कि स्मॉल कैप मिड कैप से बचना चाहिए, या फिर जिनका लंबा हॉरिजन है उनके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा रिस्क नहीं है? नहीं, जिसका 5 साल के ऊपर का जो टाइमलाइन है उनको कुछ दे नीड नॉट फील, उनको रिस्क कम होगा। दे कैन स्टिल लुक एट लार्ज एंड स्मॉल कैप, एंड दे कैन डू इट थ्रू एसटीपी और एसआईपी रूट, क्योंकि वो एवरेज हो जाएगा, 1, 2, 5, 10 साल में एवरेज हो जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है टू डू एसआईपी एसटीपी इन स्मॉल एंड मिड कैप from a long term perspective। जिन निवेशकों का लॉन्ग टर्म नजरिया है, 5 साल से ज्यादा का नजरिया है, उनके लिए स्मॉल कैप मिड कैप में भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो 5 साल से कम नजरिया जिन निवेशकों का है उनके लिए लार्ज कैप में निवेश करना मौजूदा वक्त में बेहतर होगा। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। नए निवेशकों को अब जिस तरह की अनसर्टिनिटी में का टाइम है, तो आप के द्वारा आपकी किस तरह की आप राय दे रहे हैं, और क्या जो ग्लोबल फंड्स के अंदर निवेश करना भी एक विकल्प है क्या अभी की स्थिति में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त निवेश करना है तो अगेन डिपेंड करता है कि आप कितने वक्त के लिए कर रहे हैं और कैसा आपका रिस्क एपेटाइट है। अगेन, जैसे भी मनोज जी बात कर रहे थे, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल नहीं कहूंगा, बल्कि स्मॉल कैप के लिए आपका होराइजन मेरे हिसाब से और लंबा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि यदि आप जो स्टडीज कहती हैं कि अगर 8 साल तक आपने एक साथ एसआईपी की तो उसमें किसी भी वक्त पर रिटर्न आपके नेगेटिव नहीं हुए, बट वो बात होती है लार्ज कैप की। स्मॉल कैप की बात हो तो यहाँ पर आपका थोड़ा और वक्त लंबा होना चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, आप एसआईपी ना करें स्मॉल कैप में या मिड कैप में, और कल को ठीक है आपने शुरुआत करते समय डिसाइड कर भी लिया कि आप थोड़ी वैल्यूएशन ठीक हो गई है और फिर आप निवेश कर रहे हैं 8-10 साल के लिए, तो बीच में कई बार ऐसा होगा जब वैल्यूएशन जो है वो फिर से एक्सपेंसिव होंगी। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जब एक्सपेंसिव होंगी वैल्यूएशन उस वक्त पर एसआईपी रोक देंगे आप, और जब वैल्यूएशन ठीक होंगी तब आप एसआईपी शुरू करेंगे या कंटिन्यू करेंगे।
तो इसके लिए एसआईपी का तो मतलब ही ये होता है कि आप जब चाहें तब शुरू कर दें और डिसिप्लिन वे में निवेशित रहें, ताकि मार्केट में उतार हो, चढ़ाव हो, जो भी हो, आपको एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म एसआईपी करनी है, तो आपको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हुए और विद इन इक्विटी बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पर बात आती है लमसम की। अगर इस वक्त पर लमसम आपको करना है तो क्या करना चाहिए? तो मैं तो पहले कहूंगा कि स्मॉल कैप में तो बिल्कुल भी मैं सजेशन नहीं दूंगा कि लमसम में बड़ा अमाउंट आपको ऐड करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए। हाँ, थोड़ा एलोकेशन लार्ज कैप में जरूर किया जा सकता है, वो भी यदि होराइजन आपका लंबा हो। बट ऐसे वक्त पर हमारे पास, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपके पास डायनेमिक एसेट एलोकेशन, या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं, उस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं जहां पर इक्विटी का एलोकेशन कम और ज्यादा होगा और फंड मैनेजर तय करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। या फिर आप मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी जो है, जिसमें आपको इक्विटी और डेट के साथ गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सपोजर मिल सकता है, उस तरह की कैटेगरी में निवेश कीजिए। तो लमसम में करना है तो आपको थोड़ा रिस्क कम लेते हुए ऐसा निवेश करना है जहां स्टेबिलिटी भी रहे और जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, तो वैसा कीजिए। अगर एसआईपी करनी है तो चिंता की बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन आपने और पूछा ग्लोबल मार्केट को लेते हुए, तो देखते हुए, तो देखिए ऐसे में जब अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और ग्लोबली भी हम बात देखें, हम करें, तो वहां पर भी हमें सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसी नहीं दिखाई देती है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हो एक किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। तो ऐसे में पहला निवेश तो आपका इंडिया में ही होना चाहिए। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म की अगेन बात कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर होना अच्छा होता है। बट इस वक्त पर अगर हम बात करें तो बहुत ही कम फंड्स हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको फिर ईटीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आरबीआई की लिमिट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ऑलरेडी सभी म्यूचुअल फंड्स की पूरी हो चुकी है। और ऐसे में फंड हाउसेस इंटरनेशनल फंड्स में नए इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। तो वैसे भी आपके पास लिमिटेड चॉइस है। बिल्कुल और आपके बिल्कुल मनोज जी, portfolio मैं में आपके exposure पास आना रहे, चाहूंगा। उससे आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से असेट एलोकेशन की बात हुई और उसमें आपने गोल्ड सिल्वर की भी बात करी, तो गोल्ड में तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा स्तर पे भी निवेश किया जा सकता है। तो आपको अपसाइड अभी गोल्ड में कितना और लग रहा है? और जो नए निवेशक हैं जो गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज्ड हैं कि अब भाई गोल्ड में तो काफी अच्छा 30% से ज्यादा रिटर्न दिख गया है और अब सिल्वर में निवेश करना चाहिए, तो क्या आपको आपकी सलाह होगी उन निवेशकों को कि सिल्वर में भी निवेश किया जा सकता है और गोल्ड के बराबर ही निवेश किया जा सकता है? क्या राय होगी आपकी गोल्ड में भी आगे के लिए, और सिल्वर में अब क्या राय होगी आपकी निवेश के लिए? अच्छा, देखिए, गोल्ड इज अ नेचुरल हेज अगेंस्ट डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट हेज होता है गोल्ड। अभी आपका आज का हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबका व्यू ऐसा है कि डॉलर विल बिकम वीकर। It might not get replaced as a reserve currency, but it might not be the strongest currency from a long-term perspective. अगर ऐसा situation है, how do you hedge your position against dollar? Normally in the past ऐसा हो सकता था कि होता था कि दूसरा कुछ करेंसी उभर के आएगा और that currency will take over. And normally these reserve currencies remain for 100 years, 120 years. अभी डॉलर का 100 और 120 साल के ऊपर हो गया। अभी टाइम आएगा कि थोड़ा ऐसा it will start diminishing. So till such time ये नया जो करेंसी जो उभर के आएगा, नया कंट्री का जो करेंसी उभर के आएगा और will threaten to become the next reserve currency, till then the only alternative that people have is gold. एंड अब अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल का अगर ट्रेंड देखेंगे कैसे गोल्ड का, चाइना, जापान, इंडिया, सो ऑल ऑफ देम आर बाइंग लेस ऑफ यूएस ट्रेजरीज एंड दे आर एक्चुअली गोल्ड ज्यादा ले रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जब तक डॉलर का एंग्जाइटी रहेगा, गोल्ड का डिमांड बढ़ते ही जाएगा एंड इट विल गिव यू रिटर्न विच विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू इक्विटी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 25, 30%, 40% मिलेगा लाइक व्हाट यू हैव गॉट इन द
लास्ट 1 ईयर, बट आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। एंड एक तो रिटर्न आ जाएगा, दूसरा आपका डॉलर के अगेंस्ट हेज भी हो जाएगा। सो इफ डॉलर कंप्लीटली कोलैप्सेस, गोल्ड बढ़ेगा। सो दैट इज नंबर वन। सिल्वर इज लार्जली इंडस्ट्रियल commodity, industrial activity and all the other related things on the electronic side, वो बढ़ते ही जाएगा, तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। एंड सिल्वर हैज नॉट परफॉर्म्ड so well in the past, in the last 2-3 years, while gold अच्छा परफॉर्मेंस है, सिल्वर का इतना अच्छा नहीं है। सो मे बी देयर कैन बी सम अमाउंट ऑफ कैचअप, बट गोल्ड तो 100% अलोकेशन होना चाहिए। एंड जब मैं अलोकेशन बोलता हूँ तो नॉट मोर देन 5 or 10% ऑफ योर ओवरऑल एसेट अलोकेशन, उतना होना चाहिए। सिल्वर can be another investment platform, and hoping that will catch up with gold at some point of time. आपको सिल्वर भी लेके रख सकते हैं, बट गोल्ड तो इट इज 100% हेज अगेंस्ट द डॉलर। एंड अगले 2 साल तक जब भी अनसर्टेनिटी होगा तो गोल्ड विल कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव। आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में 10% तक गोल्ड के अंदर निवेश होना चाहिए, और सिल्वर कितना निवेश होना चाहिए उसका भी अगर आप हमारे दर्शकों को परसेंटेज बता पाए, कुल पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत जो है सिल्वर के अंदर भी निवेश करना चाहिए? अनुराग जी, गोल्ड और सिल्वर मिला के 10% होना चाहिए, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से, बिकॉज इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, उसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको। ऑफ कोर्स पहले इंडिया में लास्ट 7-8 साल तक अच्छा मौका था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेने का। उसमें बहुत लोग ने अच्छा पैसा कमाया और इंटरेस्ट भी मिला उनको 2.5%। वो अभी अपॉर्चुनिटी आगे नहीं है, आपको ईटीएफ में लेना पड़ेगा या फिजिकल गोल्ड लेना पड़ेगा या गोल्ड फंड्स लेना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से 10% शुड बी इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। और इसके अलावा कई सारे जो म्यूचुअल फंड है जो ग्लोबल स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं, तो वहां पर आपका अगर कोई राय होगी, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर निवेश किया जा सकता है? देखिए, नॉर्मली जो इंडिया से अपॉर्चुनिटीज है वो मोस्टली यूएस फंड्स है, चाइना का फंड्स है, आसियान फंड्स है। सो मेरे ख्याल से अगर डॉलर का वीकनेस आपको लगता है तो इट इज बेटर टू अवॉइड यूएस फंड्स, मे बी स्टार्ट लुकिंग एट आसियान एंड चाइना एक्सेट्रा, बिकॉज चाइना वैल्यूएशन बहुत गिरा हुआ था, लेकिन अभी लास्ट 6 महीने में बहुत बढ़ गया है। फिर भी अगर आप इंडियन वैल्यूएशन और चाइनीज मार्केट का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो चाइनीज वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ता है। सो मेरे ख्याल से द वैल्यूएशंस कैन गो टुवर्ड्स आसियान कंट्रीज एंड चाइना। ऑफ कोर्स इंडिया शुड बी द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इमर्जिंग मार्केट। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कई सारे जो हमारे को सवाल आते हैं वो थीमेटिक सेक्टोरियल फंड से जुड़े हुए आते हैं, वहां पर रिटर्न देखा गया है। तो नए निवेशकों को क्या थीमेटिक सेक्टोरियल फंड में निवेश करना चाहिए, अब उनसे बचना चाहिए, वहां पर रैली दिख चुकी है? देखिए, जब बात होती है थीम के सेक्टर की, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगेन किस सेक्टर में आप निवेश करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और सेक्टर के बारे में जानकारी होना कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा नए निवेशक, तो नए निवेशक को तो मेरे हिसाब से सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए निवेशक हैं तो ये हम मान के चलेंगे कि जानकारी उन्हें कम होगी। तो ऐसे में उन्हें पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स जो हैं उन्हीं में रहना चाहिए। वहां पर भी डाइवर्सिफाइड में भी आप ऐसे फंड में करते हैं जहां पर आपको अक्रॉस द सेक्टर तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता ही है, लेकिन अक्रॉस द मार्केट कैप भी मिल जाए, जैसे फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है या लार्ज एंड मिड कैप है। इस तरह के फंड्स में निवेश करेंगे, इस तरह की कैटेगरी में करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, तो ऐसे में जब अनसर्टेनिटीज हैं तो यहाँ पर और भी दिक्कत है ये डिसाइड करने में कि कौन सा सेक्टर, कौन सी थीम बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त पर नए निवेशकों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो निवेशक समझते हैं मार्केट को, उनके लिए भी ये, क्योंकि वक्त ऐसा है जहां पर अनसर्टेनिटी है, तो उन्हें भी थीमेटिक या सेक्टर में निवेश करने की बजाय यदि डाइवर्सिफाइड फंड्स में करेंगे तो वही उनके लिए बेहतर रहेगा।
क्योंकि थीम में हम देखते हैं कि कभी डिफेंस थीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फिर वहां नुकसान भी काफी देखने को मिला, तो निवेशक बाद में एंटर हुए। ऐसे ही बहुत सारे थीम्स की आप बात कर सकते हैं जहां पर काफी अच्छे आपने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, निवेशक ने निवेश तब किया जब वो परफॉर्मेंस हो चुकी थी और फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त पर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जुड़े रहें, वही बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है पंकज मटपाल जी की। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन इस स्पेशल सेगमेंट पे आप दोनों मेहमान आज हमारे साथ शामिल हुए, पंकज मटपाल जी, मनोज जी। आप दोनों ने जो बारीकी से विश्लेषण किया कि जिस तरह की अभी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल फ्रंट पे भी और डोमेस्टिक फ्रंट पे, हम जिस तरह का उतार चढ़ाव दिखा है, तो वहां पर निवेशकों को क्या रणनीति बनानी चाहिए और अपना निवेश कैसे जारी रखना चाहिए, ये स्ट्रेटजी बताने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।